हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग इकोनॉमी क्लास 12 के सीरीज कर रहे हैं। इसके एमसीक्यूज के सीरीज कर रहे हैं आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो उसी सीरीज के ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है, जो कि दूसरा चैप्टर का एमसीक्यू हम करने वाले हैं इसमें। तो चैप्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके एमसीक्यूज हम लोग आज देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन। तो प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होगा गवर्नमेंट बजट का? प्राइमरी डेफिसिट आपको पता ही होगा कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है उससे जब हम लोग टोटल इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिट। मतलब इस मोमेंट का जो डेफिसिट है गवर्नमेंट का उसी को प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। पहले का जो लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए जितना पैसा लगेगा वो वाला डेफिसिट इसमें काउंट नहीं किया होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो, फिजिकल डेफिसिट इज जीरो, या फिर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। किस टाइम में प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा? तो ये आपको समझ आ ही रहा होगा कि नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट जब जीरो होगा तभी लोन के पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा, तभी प्राइमरी डेफिसिट भी जीरो होगा गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। लोन्स एडवांस बाय वर्ल्ड बैंक, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या फिर परचेस ऑफ मेट्रो कोचेस फ्रॉम जापान। तो सबसे पहली बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है? वैसा वाला एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जिससे गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज करता है या फिर एसेट क्रिएशन होता है कोई। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा है? नॉट बोला है, पहली बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसका मतलब ना ही लायबिलिटी डिक्रीज होगा ना ही एसेट क्रिएशन होगा। देखिए लोन्स एडवांस बाय वर्ल्ड बैंक, इससे तो लायबिलिटी डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, एसेट भी क्रिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी जो है रीपेमेंट ऑफ लोन्स मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग यानी कि एसेट क्रिएशन हो रहा है, बाद में इससे पैसा मिलेगा, परचेज ऑफ मेट्रो कोचेस फ्रॉम जापान, इससे भी एसेट क्रिएशन हो रहा है। तो ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स, फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इनमें से? कौन सा होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। थोड़ा देर पहले हम लोग एक पहला क्वेश्चन किए थे जिसमें प्राइमरी डेफिसिट क्या है वो बताना था, तो वो होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो यानी कि फिजिकल डेफिसिट के साथ इंटरेस्ट पेमेंट जब जोड़ देंगे, प्राइमरी डेफिसिट के साथ जब इंटरेस्ट पेमेंट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? फिजिकल डेफिसिट। हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ रिसीव्स इन गवर्नमेंट बजट इंक्रीजेस इट्स लायबिलिटीज? तो कौन सा सोर्स ऑफ रिसीव्स गवर्नमेंट बजट का लायबिलिटी इंक्रीज करता है? डायरेक्ट टैक्सेस, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स, या फिर डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इंक्रीजेस इट्स लायबिलिटीज मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज करता है गवर्नमेंट का। क्या होगा? ऑफ कोर्स बोरोइंग्स। जब बोरोइंग ज्यादा होगा तो उसको चुकाने का भार होगा गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज होगा। फिर देखिए प्राइमरी डेफिसिट इन ए गवर्नमेंट बजट इज, ओके ये तो पहले ही कर चुके हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, इसका कंसेप्ट पहले ही कर चुके हैं। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, या फिर फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ऑफ कोर्स यही होगा, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स? ओके, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? एक्साइज ड्यूटी और वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, या फिर वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। दोनों ही इनकम डायरेक्ट टैक्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट में जल्दी से कमेंट करिए। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा टी, क्योंकि वेल्थ टैक्स जो आपके पास जितना पैसा है उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इनकम जितना आप लोग कर रहे हैं उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट दे रहे हैं। जो इनकम कर रहे हैं
या फिर जिसके पास पैसा है उसी को टैक्स देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि जो खरीद रहे हैं पैसा देके वो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, लाइक जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज। तो इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है? गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उनमें से नॉन टैक्स कौन सा है? एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड्स या फिर एक्साइज ड्यूटी, कौन सा होगा? ये सभी तो ड्यूटी है तो टैक्स के अंदर ही आ गया, यानी कि डिविडेंड्स हो जाएगा राइट आंसर। डिविडेंड का मतलब आप सभी को आई थिंक पता ही होगा कि जो शेयर वगैरह बेचते हैं ना गवर्नमेंट, यानी कि जब गवर्नमेंट किसी चीज का शेयर खरीदते हैं तो इसी चीज को बेसिकली डिविडेंड कहा जाता है। शेयर खरीदा तो यानी कि उस शेयर का कुछ जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को मिलेगा। जितना परसेंट का मालिकाना गवर्नमेंट का होगा उतना परसेंट का शेयर का प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज को डिविडेंड कहा जाता है। तो ऐसे प्रॉफिट कमाना ये हो जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है वो बताना है। एक्सपेंडिचर ऑन उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट is an example of capital expenditure. Okay, next, expenditure on Ujjwala Yojana launched by government is an expenditure of revenue expenditure. उसके बाद expenditure on Ujjwala Yojana launched by government is an example of deferred revenue expenditure, या फिर none of the statements are correct. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये जो उज्ज्वला योजना लॉन्च किया है गवर्नमेंट में, इसमें जो एक्सपेंडिचर कर रहा है ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड रेवेन्यू रिसीट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद स्टेटमेंट बी देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड टोटल प्लान्ड रिसीट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ओके, अभी सी देखते हैं, the difference between total planned receipt and interest payment is called primary deficit. And D, the sum of the primary deficit and interest payment is called fiscal deficit. तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको समझ आ ही रहा होगा, यस, डी होगा राइट, क्योंकि sum of primary deficit and interest payment is called fiscal deficit, ये आपको पता ही होगा। फिर देखिए, which of the following statements is true। सभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो वर्ल्ड बैंक से जो बोरोइंग्स गवर्नमेंट ले रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, हायर फिजिकल डेफिसिट इज द रिजल्ट ऑफ हायर रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट बढ़ना ये किस चीज का रिजल्ट है? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने का रिजल्ट है। उसके बाद, द लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। तो जितना लोन गवर्नमेंट दे रहा है उससे हम लोग को समझ जाएगा कि कैसा, कितना ज्यादा या कम फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट का। उसके बाद, द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीव्स ओवर द रेवेन्यू रिसीव्ड इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड जितना ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीव्ड से, उससे हमको पता चलेगा कि उस चीज को रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? ये ऑफकोर्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि जितना ज्यादा डेफिसिट होगा, जितना ज्यादा घाटा होगा, उतना ही ज्यादा लोन गवर्नमेंट लेंगे उस घाटे को पूरा करने के लिए। ठीक है, ओके। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? आपको बताना है। कॉर्पोरेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या फिर सर्विस टैक्स। बताइए जल्दी से। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, आई होप डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब आपको पता होगा। नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग बुक थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीप्ट? इनमें से कौन सा कैपिटल रिसीप्ट का सोर्स है? फॉरेन डोनेशन, डिविडेंड्स, डिसइन्वेस्टमेंट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। पहली बात तो है, कैपिटल रिसिप्ट किसे कहा जाता है? जो लायबिलिटी को इंक्रीज करता है या फिर जो गवर्नमेंट के एसेट को रिडक्शन करता है। तो देखिए, इनमें से कौन सा है जो ये दोनों में से कोई एक काम कर रहा है? यस, ऑफ कोर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि
जब गवर्नमेंट अपना कोई शेयर को बेचता है तो उसमें क्या होता है, एसेट रिडक्शन होता है ना, तो जो ऑलरेडी एसेट था वो रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, किससे कलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट टैक्स, ऑफ कोर्स जो कमा रहा है पैसा उससे कलेक्ट किया जाता है, तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोड्यूसर्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड, द सेलर्स ऑन गुड्स सोल्ड, द बायर्स ऑफ गुड्स, या फिर द इनकम अर्नर्स। ये सब कोर्स सही आंसर हो जाएगा द इनकम अर्नर्स, जिसके पास इनकम जा रहा है वही डायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स दे रहा है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या हो रहा है, हम लोग जो सोच लीजिए खरीद रहे हैं, हम दुकान में जाके कुछ खरीद रहे हैं तो उस पर हमको जीएसटी देना पड़ता है, तो जो खरीद रहे हैं वो हम लोग पे कर रहे हैं जीएसटी, दुकानदार खुद नहीं अपने पॉकेट से पे कर रहे, हम लोग पे कर रहे हैं, तो यानी कि इनकम किसका हो रहा है, दुकानदार का हो रहा है, लेकिन पे हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी। ओके, आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट किसको कहा जाता है, जो ना ही लायबिलिटी को इंक्रीज करता है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट को रिडक्शन करने में हेल्प करता है, तो इनमें से कोई भी काम नहीं करता है, उसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स, फॉरेन ग्रांट्स, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, या फिर वेल्थ टैक्स, इनमें से कौन सा होगा सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ए, रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कि जब जो लोन गवर्नमेंट दिए थे पहले, वो जब रिकवरी होता है तो उसमें ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होता है और ना ही एसेट रिडक्शन होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में नहीं आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स, अब रेवेन्यू बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर बोथ ए एंड बी। ये सब कोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रेवेन्यू बजट के बारे में पूछा है, तो इसमें रिसिप्ट भी आएगा और एक्सपेंडिचर भी आएगा, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू का, कैपिटल वाला नहीं आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोकस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज टू मैक्सिमाइज फिजिकल डेफिसिट, मिनिमाइज फिजिकल डेफिसिट, मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर, या फिर मैक्सिमाइज रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट बजट का फोकस किस में रहना चाहिए इन चारों में से, यस ऑफ कोर्स मिनिमाइज फिजिकल डेफिसिट, जितना कम घाटा होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से गवर्नमेंट अपने कमाई को यूज कर पाएंगे सभी जगह में। सही है, ओके। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिस्कल ईयर इज नोन एज बजट, इनकम एस्टिमेट्स, अकाउंट, या फिर एक्सपेंडिचर। क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा बजट। ये बजट का एक डेफिनेशन बोल सकते हैं आप, एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का जितना एस्टिमेटेड रिसीप्ट यानी कि कमाई और जितना एक्सपेंडिचर होता है उसका एक एनुअल स्टेटमेंट, पूरा साल का एक पूरा लिस्ट जो होता है ओवर द फिस्कल ईयर, एक फिस्कल ईयर का जो लिस्ट होता है उसी को बजट कहा जाता है। ठीक है, ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। ओके, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर का टाइमिंग क्या होता है, कब से कब तक का होता है, अप्रैल 1 टू मार्च 31, जनवरी 1 टू दिसंबर 31, अक्टूबर 1 टू सितंबर 30, या फिर नन ऑफ द अबव। यस, इसका आंसर आपको पता ही होगा, अप्रैल 1 टू मार्च 31। ठीक है, तो ये जो तारीख के बीच में जो समय आता है इसी को एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ठीक है, फिर विच ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय बजट। तो गवर्नमेंट अपने बजट के जरिए कौन सा ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, बैलेंस्ड रीजियोनल डेवलपमेंट, रीजियोनल डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन के डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो वेल्थ आता है, इनकम होता है, उसका अच्छे से पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव, है ना।
क्योंकि सभी तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजट के जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है उसको सोच के बजट बनाया जाता है। फिर रीजियोनल डेवलपमेंट, कोई जगह में ज्यादा पैसों का जरूरत है तो वहां पे ज्यादा देंगे, जहाँ पे कम जरूरत है वहां पे कम देंगे। ये सब बैलेंस करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है इनकम को, जो भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं उसको दोबारा हमारे हाथों तक पहुंचा रहा है, या फिर कुछ बना के हम लोग को उसका सुविधा दे रहा है गवर्नमेंट। तो ये सब तो कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, फिर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। बजट स्पीच इन लोकसभा इज गिवन बाय। ओके, लोकसभा में बजट का जो स्पीच होता है वो कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं, प्राइम मिनिस्टर देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं, या फिर होम मिनिस्टर देती है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट मत सोचिएगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर ही देता है, वही बजट प्रस्तुत करते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट का काम होता है, प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए अपना ये काम करवाते हैं, तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद इसका स्पीच भी देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा आपके प्रिपरेशन में। तो आपको थोड़ा सा अपना जो लेवल है उसका भी अंदाजा लग गया होगा। तो अगर आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा लेवल पे है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपका एग्जाम भी आ ही गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।